नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार सरकारी प्रेडिक्ट चेक यूट्यूब चैनल पे। और रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। तो इसी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और धार देने के लिए लाए हैं आज का मोटिवेशनल कोट। ये कहता है कि गो एज फार यू एज यू कैन सी, When you get there, you will be able to see further. कई लोगों के मन में शंका होती है कि ठीक है, ये तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करना है, या पहले से फिर प्री प्लान कर लेते हैं, लाइक ठीक है, ये एग्ज़ाम अगर मैं निकल जाएगा तो मैं फिर अब क्या क्या करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस उसी का ही उपाय बताया गया है कि गो एज फार यू कैन सी। आप जहाँ तक जा सकते हो, जहाँ तक आप देख रहे हो वहाँ तक तो आप पहले पहुँचो, फिर जो है उसकी आगे की जर्नी आपको सामने खुद दिखाई देगी। ये बिल्कुल उसी तरह की, आप तो समुंदर देख रहे हो, दूर से पानी दिख रहा है, पर आप जब तक पास जाते हो तो आपको पता चलता है कि वो समुंदर एक्चुअल में कितना दूर है। तो बस इस पर्सपेक्टिव के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमारे सामने जो भी लक्ष्य, जो टारगेट है, उसको हम पूरा करते रहें और अपने दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर को विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन सेज दैट विच कंपनी हैज कमेंस्ड द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम केसोद, गुजरात। किस कंपनी ने गुजरात के केसोद से पहली उड़ान शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए एयर एशिया, बी इंडिगो, सी स्पाइसजेट या डी अलायंस एयर। तो चारों एयरलाइंस यानी कि विमान की कंपनियां हैं, विमान जो उड़ती हैं उनकी कंपनियां हैं। तो जाने सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अलायंस एयर। तो अलायंस एयर ने गुजरात में केसोद नाम की जगह, वहाँ से केसोद से जो पहली फ्लाइट उड़ी है इस एयरपोर्ट से, एक नया एयरपोर्ट है। तो नया एयरपोर्ट ऐसे है नहीं है तो बहुत पुराना, बट इसको रिनोवेट किया गया है, उसमें कुछ नई फैसिलिटीज़ ऐड की गई हैं और इसके साथ इसको रीओपन किया गया है एक तरह से। तो इस रीओपनिंग के बाद जो पहली फ़्लाइट है वो मुंबई के लिए उड़ान भरी है यहाँ से, और गुजरात के केसोद में भरी है। ठीक है, इसे हरी झंडी दिखाई थी जो हमारे एयरलाइंस मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे हरी झंडी दिखा के इसे रवाना किया था। और ये अलायंस एयर द्वारा उड़ाई गई विमान है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि पहला विमान जो उड़ा वो कहाँ के लिए उड़ा, तो मुंबई के लिए उड़ा। किसने जो एयरलाइंस कंपनी थी वो कौन थी? वो अलायंस एयर थी। और किसने हरी झंडी दिखाई? यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो यूनियन मिनिस्टर का भी एक नाम आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ओके, और ये किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ उड़ान योजना के तहत। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी उड़ान योजना की। तो उसका एम यही था कि जो जितने एयरपोर्ट्स हैं, छोटे एयरपोर्ट्स हैं, या उड़ान जिसकी हम बात करते हैं, उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, बेसिकली इसको अगर हम इस कैटेगरी में देखें तो जितने भी छोटे शहर हैं या छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की गई है। और उड़ान स्कीम के अंदर ये भी कहा गया कि जो प्राइसिंग होगी फ्लाइट्स की वो इसको कम किया जाएगा, अफोर्डेबल किया जाएगा आम आदमी के लिए। तो मैंने पहले बात ये भी कि रीजनल कनेक्टिविटी, तो आप देख रहे हैं गुजरात में केसोद एक काफ़ी बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और यहाँ से जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट किया गया था। ऐसे कई सारे छोटे एयरपोर्ट्स ऑपरेशंस को, तरह तरह के फ्लाइट्स को, नए नए फ्लाइट्स को भी जोड़ा गया है। तो उड़ान स्कीम के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ओके, तो उड़ान स्कीम के बारे में आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं अपकमिंग या रिसेंट एग्जाम्स में। ओके, अलायंस एयर के सीईओ कौन है? अलायंस एयर के सीईओ है विक्रमदेव दत्त, और के चेयरमैन कौन है? विनीत सूद, सीईओ। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है नंबर 2, जो कि कहता है कि विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे वाज सेलिब्रेटेड इन ईयर 2022। वर्ष 2022 में विश्व हेमोफीलिया दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? ऑप्शन है ए 31, बी 33, सी 30 या डी 29। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 31। जी हाँ, तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया गया था और इसका 31st एडिशन जो है वो मनाया गया। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ठीक है, तो हेमोफीलिया क्या है? एक बेसिकली एक बीमारी, एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर सपोज आपका कहीं से कट गया तो आपकी जो ब्लीडिंग है वो वहाँ से रुक नहीं पाएगी। अक्सर क्या होता है जब हमारा कट लगता है कहीं पे तो ब्लीडिंग होती है और फिर ब्लड क्लॉट होने लगता है। तो ब्लीडिंग क्या होती है? रुक जाती है। ये हमारे बॉडी की एक नेचुरल फिनोमिना है। बट अगर ये ब्लीडिंग ना होते रहे, ब्लीडिंग ना रुकता रहे, तो खून क्या होगा? खून लगातार बहने लगेगा और जो बहना खून की हमारे अंदर कमी हो सकती है। तो बस यही कंडीशन है कौन सा? हेमोफीलिया का। ठीक है, तो हेमोफीलिया के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए ही 17 अप्रैल को मनाया जाने लगा क्या?
वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। तो ये दिन क्यों चुना गया? जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया है, इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? फ्रैंक स्कैम्बनर के द्वारा, और इन्हीं के बर्थडे पर, इन्हीं के जन्मदिन पर जो है वो इसको मनाया जाता है। 17 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे को। ओके, तो इस वर्ष यानी 2022 का थीम क्या है ये ध्यान रखिएगा। एसेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, एंगेजिंग योर गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इनटू नेशनल पॉलिसी। मतलब थीम यह है कि जो विश्व भर में जो देश हैं वो इसके प्रति जो है वो जागरूकता लाएं, इसके प्रति जो कदम उठाएं कि हेमोफीलिया के प्रति जो ब्लीडिंग लॉसेस होते हैं इसको कैसे कम किया जाए, और हेमोफीलिया के जो क्षेत्र है, ये जो मेडिकल साइंस है, इसमें किस तरह से प्रोग्रेस करे इसकी सुधार के लिए। ओके, और इसके लिए इस थीम में यही बात की है कि अपने सरकारें जो भी अलग अलग सरकारें हैं वो इस पर काम करें। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि म्यूजिशियन प्रफुल्ल कर वाज ए प्रोमिनेंट सिंगर एंड म्यूजिशियन ऑफ विच लैंग्वेज। संगीतकार प्रफुल्ल कर किस भाषा के प्रमुख गायक और संगीतकार थे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए बंगाली, दूसरा ऑप्शन है बी उड़िया, तीसरा ऑप्शन सी मराठी, चौथा ऑप्शन है डी आसामी। जानेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उड़िया। जी हाँ, संगीतकार प्रफुल्ल कर जो है वो उड़िया भाषा के प्रमुख गायक और संगीतकार थे, और हाल ही में इनका निधन हो गया है। प्रफुल्ल कर एक बहुत ही जाने माने और उड़िया की लैंग्वेज में काफ़ी मतलब उड़िया में काफ़ी पसंद किया जाता है इन्हें एज ए लिरिस्ट, राइटर, कॉलमनिस्ट, म्यूजिशियन, सिंगर। तो इतनी सारी प्रतिभाएं थी म्यूजिक से रिलेटेड इनमें। तो इनका एक बहुत फेमस गाना हुआ था कामला देसा राजकुमारा, जिनके लिए इन्हें काफ़ी जाना जाता है। उड़ीसा की सरकार ने ये तय किया है कि जो इनकी जो लास्ट राइट्स होंगे वो पूरी तरह से ऑफिशियल होंगे, मतलब जो राजकीय सम्मान के साथ जो इन्हें विदा किया जाता है आखिरी यात्रा पे, तो वो सम्मान के साथ इन्हें विदा किया जाएगा। ओके, 2015 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा और भी कई अवार्ड मिले हैं इन्हें, और जो स्टेट फिल्म अवार्ड्स होता है उड़ीसा का वो उन्हें 8 बार मिल चुका है। तो काफ़ी एमिनेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लें। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली एनटीपीसी कोलैबोरेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन टू डेवलप एनर्जी एफिशिएंट टेक टू कैप्चर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाल ही में एनटीपीसी ने CO2 को अवशोषित करने वाले ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है ए IIT मद्रास, बी IISc बैंगलोर, सी IIT गुवाहाटी या डी IIT हैदराबाद। जानेंगे पहले सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IIT गुवाहाटी। जी हाँ, IIT गुवाहाटी के साथ एनटीपीसी ने कोलैबोरेट करके बनाने का कोशिश किया है क्या? वैसा एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जिसके कारण जो CO2 गैस का इमिशन होता है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, तो CO2 को जो एब्जॉर्ब करना है, इसकी जो टेक टीम है इसको कौन लीड कर रहे हैं? इसको लीड कर रहे हैं प्रोफेसर विश्वनंदा मंडल। ठीक है, ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है IIT गुवाहाटी में। इससे प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जो CO2 का इमिशन कम होगा। CO2 को आपको पता होगा कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो बढ़ जाती है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन अधिक होने लगी तो जो टेम्परेचर है, जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो उसमें वृद्धि होने लगेगा, और इससे क्या होगा कि पर्यावरण पर असर पड़ेगा, जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा। तो बस CO2 के इमिशन को अगर कंट्रोल किया जा सके, अगर कोई व्यवस्था बने कि जो CO2 इमिट हो रही है उसे हम एब्जॉर्ब कर पाएँ, तो क्या होगा कि कुछ कंडीशन जो है वो सुधार हो सकती है। तो इसी टेक्नोलॉजी पर एनटीपीसी के साथ IIT गुवाहाटी ने काम करना शुरू किया है, और इसे लीड किया किन्होंने? प्रोफेसर विश्वनाथ मंडल ने, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से IIT गुवाहाटी से। तो एनटीपीसी एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एनटीपीसी की जो CEO है वो कौन है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट से एक और फायदा क्या हुआ कि जो SDG गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें से एक गोल ये भी होता है कि कार्बन की जो इमिशंस होते हैं या जो पर्यावरण पर हमारा कंसर्न है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रति भी जो जागरूकता है वो भी बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तब इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये अराउंड हाउ मेनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलाज विल बी ऑर्गेनाइज्ड। लगभग कितने आयुष्मान भारत कल्याण केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है 1 लाख, बी 50,000, सी 3 लाख या 3 लाख, डी 25,000 या 25,000। तो जानेंगे सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1
1,00,000, यानी कि 1,00,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो है वो ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला का ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ब्लॉक लेवल हेल्थ मेला क्या हुआ कि एक तरह से मेला लगेगा, एक तरह से अवेयरनेस मीट होगी जिसमें बताया जाएगा कि हेल्थ के प्रति क्या कंसर्न होना चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है और आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी जो तबीयत खराब हो रही है या आपकी जो हाइजीन है वो किस तरह से आपको मेंटेन करना चाहिए। इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस के लिए जो है वो ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलास को ऑर्गेनाइज करने की बात की गई है। तो ये किसके द्वारा होगा? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा होगा। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है ये भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। करंट अफेयर क्लासेस हमने कई बार उनका नाम का उल्लेख किया हुआ है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो भारत के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कौन है। और इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी। सीक्वेंस में आपको याद करना है चीज़ें कुछ ही, जैसे कि पिछले ही दिनों हमने डिस्कस किया था आयुष्मान भारत के 4 वर्ष के पूरे होने पर, अगर आपको याद होगा, अगर आप कंटिन्यूसली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होगे तो आप ऐसे करके लिंक करोगे ना हर चीज़ों को, तो आपको याद रखने में, आपको समझने में, कॉन्सेप्चुअली लिंक करने में आसानी होगी और ऐसे पढ़ाई जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो नोट्स बनाते चलें और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को, फैक्ट्स जो भी सामने आ रहे हैं उनको लिंक करते चलें। ओके, तो ये जो मेला लगेगा वो कैसे लगेगा? वो कोलैबोरेशन विद लगेगा, कोलैबोरेशन विद ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड की मिनिस्ट्रीज सच एज चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, पंचायती राज, आयुष एंड एजुकेशन। इन मिनिस्ट्रीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके वो बनेगा। ओके, तो इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 6 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? विश्व धरोहर दिवस 2022 की थीम क्या है? ऑप्शन है ए कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, बी हेरिटेज एंड क्लाइमेट, सी रूरल लैंडस्केप्स या डी कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। जानेंगे पहले सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हेरिटेज एंड क्लाइमेट। तो 2022 की थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, 2021 की थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर्स। तो ये दोनों भी पिछले वर्षों की थीम थी। ओके, तो अब जानते हैं इसके बारे में क्या वर्ल्ड हेरिटेज होता क्या है। तो यूनेस्को ने अनाउंस किया था कि अप्रैल 18 को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको पता होगा, आप इसको पढ़ें और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं। ओके, तो 1982 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक जो अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए इन चीज़ों के प्रति। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे, जो हमारे इतिहास का हिस्सा रहे हैं, जिनके ऊपर हमें लाइक गौरवान्वित फील होना चाहिए, कि प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो है हमारे देश में है, हमारी दुनिया में है, और ऐसी महान इमारतें ऐसे समय पर बनाई गई थी जब रिसोर्सेज कम होते थे, और क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके पीछे लगाई गई थी। इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पता चलता है कि जैसे कि जब आयरन पिलर बना होगा महरौली का, दिल्ली का, तो क्या होगा उस वक्त, क्या रिसोर्सेज रहे होंगे कि वैसा सा एक मॉन्यूमेंट बन गया जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इन जो धड़धड़े हैं इन तरह की चीज़ों की, उनके प्रति अवेयरनेस के लिए, इनके बारे में पढ़ने समझने के लिए और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही जो है इस जो वर्ल्ड हेरिटेज डे इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो 1983 में अडॉप्ट किया गया था 22वें कॉन्फ्रेंस जो होता है यूनेस्को का, उसमें कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको मार्क किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और 18 अप्रैल को मनाया जाएगा क्या, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ओके, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाएगा, और थीम इस वर्ष का प्रश्न में था हेरिटेज एंड क्लाइमेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी चेंज हो रही हैं, जो उस पर, उसके कारण हेरिटेजेस पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे कि हम पढ़ते होंगे कि इन्वायरमेंट में अगर इशू आता है, जैसे कि अगर ग्रीन एसिड रेन वाले गैसेस की जो अमाउंट है वो हवा में बढ़ रही हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की, तो उससे क्या हो रहा है, जैसे जो मार्बल है वो ताजमहल का वो ख़राब हो रहा है। तो बस इन्हीं तरह के इम्पैक्ट्स को ऊपर समझना है, पढ़ना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, तो इसी के लिए मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज डे, और इस वर्ष ये थीम रखा गया है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये फैक्ट समझ में आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। तो इसी के साथ हम पढ़ेंगे आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू स्टार्ट थीम बेस्ड टूरिज्म? कौन सी राज्य सरकार थीम आधारित पर्यटन शुरू करने जा रही है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो क्या स्टार्ट करने जा रही है, थीम बेस्ड टूरिज्म। ये क्या होता है जान लेते हैं। तो थीम बेस्ड टूरिज्म ये होगा कि अगर आपके पास, आपने एक टूरिज्म पैकेज लिया कि मुझे आंध्र प्रदेश की जो रिलीजियस साइट्स हैं उनको देखना है, तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस थीम पर जो आपकी जो
फ्रूट की पैकेजिंग वो बनाई जा सकती है। तो बस एक यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। द स्टेट विल ऑफर थीम्स ऑफ रूरल टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, फार्म टूरिज्म, हेरिटेज, बुद्धिस्ट यानी कि बुद्ध धर्म का अगर जो भी वहाँ पे आंध्र प्रदेश में साइट्स हैं उनको अगर देखना है तो बुद्धिस्ट वाला एक पैकेज ले सकते हैं। इको टूरिज्म, बीच एंड वाटर टूरिज्म, जो बीचेस भी हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है। स्पिरिचुअल वेलनेस एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, तो इन चीज़ों की जो टूरिज्म जो है वो थीम बेस्ड कैसे हो उसकी बात की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या है कि एक बहुत ही प्रेफर्ड टूरिस्ट साइट आंध्र प्रदेश को बनाया जाए, आंध्र प्रदेश को एक अच्छे टूरिस्ट साइट के रूप में डेवलप किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अपने जो स्टेट्स हैं उनकी टूरिस्ट साइट्स को, अभी जैसे हमने हेरिटेज की भी बात की, तो हेरिटेजेस को प्रोटेक्ट करना, उनको एज ए टूरिस्ट साइट उनके बारे में दुनिया को बताना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट न्यू लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम नेम्ड आयरन बीम? किस देश ने आयरन बीम नामक नई लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, बी चाइना, सी इजराइल, डी रसिया। जानेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इजराइल। तो इजराइल ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, इसका नाम है आयरन बीम। आयरन बीम क्या कर सकता है कि आसमान में जो चीज़ें हैं उसको लोकेट करके मार सकता है, ध्वस्त कर देगा, ठीक है। और ये कैसे करेगा? इट इज़ ए वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट यूज ए लेजर बीम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि लेजर बीम को छोड़ते हुए ये क्या कर सकता है कि किसी भी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, किसके द्वारा बनाया गया है? राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। और इसराइल के पीएम कौन है? नतफली बेनेट। तो इन्फॉर्मेशन हैं ये आ रही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइए, चलिए पढ़ते चलिए, क्योंकि डिफेंस सेक्टर की जो कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो अक्सर एग्जाम्स में गाहे बगाहे पूछ लिए जाते हैं। तो डिफेंस वाली जो चीज़ें हैं उस पर आपको स्पेशल फोकस करना है, और भारत की जो संबंधित है वहाँ पे और ज़्यादा ही फोकस करना है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर। और मुंबई गेट्स सेकेंड व्यूइंग डेक एट गिरगांव चौपाटी, हु इनॉग्रेटेड दिस? गिरगांव चौपाटी पर मुंबई की दूसरी व्यूइंग डेक का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। उद्धव ठाकरे, बी नितिन गडकरी, सी नरेंद्र मोदी, या डी सर्बानंद सोनोवाल। जानेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे कौन है? ये मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और इन्होंने ही जो है वो व्यूइंग डेक का उद्घाटन किया है। ये मुंबई की दूसरी व्यूइंग डेक है और दोनों व्यूइंग डेक का उद्घाटन इसी साल हुआ है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। नितिन गडकरी है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन, और सर्बानंद सोनोवाल वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, साथ ही आयुष के भी मिनिस्टर हैं। ओके, तो इनके पोर्टफोलियोज के नाम याद करना इंपॉर्टेंट है। जो भी यूनियन मिनिस्टर्स के नाम आते हैं आप उनके पोर्टफोलियो के नाम लिखते रहें, उनके पोर्टफोलियो को समझते रहें कि कौन से पोर्टफोलियो कौन से मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं यूनियन मिनिस्टर्स के नाम और उनके पोर्टफोलियोज के एक्चुअल नाम। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे, इस प्रश्न के बारे में जानेंगे कि गिरगांव चौपाटी में जो व्यूइंग डेक बना है वो क्या होता है, क्या एक्चुअली। तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, ये व्यूइंग डेक है। तो बेसिकली यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, एक सी व्यू का नज़ारा लेते हैं। तो जो खाली जगह है थी मुंबई में उसको बना के इसको व्यूइंग डेक को बना दिया गया है, ठीक है। पहला व्यूइंग डेक भी इसी साल इनॉग्रेट किया गया था दादर चौपाटी में। फर्स्ट व्यूइंग दादर चौपाटी में था, और ये सेकेंड वाला कहाँ पे है? गिरगांव चौपाटी में। ये इनॉग्रेट किया है चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम जो है वहाँ के महाराष्ट्र के अजीत पवार, इन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे 500 लोग इस डेक पे आ सकते हैं, ओके, और 1000 लोग जो है इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब पैसेज के रूप में इसमें 1000 लोग लाइक पासिंग, मतलब कुछ लोग निकलते जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे करके 1000 लोग इसमें जा सकते हैं और 500 लोग इस पर खड़े होकर इसको व्यूज़ को देख सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी सवाल पूछे जाने की संभावना है, और दोनों डेक के बारे में पूछे जाने की संभावना है। दादर भी क्योंकि हाल ही में बना है, और ये जो दूसरा चौपाटी गिरगांव चौपाटी ये भी हाल में ही बना है। तो इन दोनों के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपको स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक बाय व्हाट परसेंट एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन डिक्लाइंड इन इंडिया इन 2011-2019? विश्व बैंक के अनुसार 2011-2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? ऑप्शन है 14.4, बी 12.3, सी 11.1, या डी 13.2। जान लेंगे पहले सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12.3। तो इसका मतलब क्या है ये जानते हैं। पॉवर्टी इन इंडिया इज 12.3 परसेंटेज पॉइंट्स लोअर इन 2019 एज कम्पेयर टू 2011। ओके,
तो पॉवर्टी हेड काउंट रेट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 22.5% इन 2011 टू 20.2% इन 2019। अब इसका मतलब क्या हुआ? 2011 में जब ये हुआ था, 2011 तक की जब बात की गई थी, तो भारत में जो था, जो हेड काउंट था पॉवर्टी को 22.5% था। मतलब कि भारत की पॉपुलेशन के इतने प्रतिशत लोग जो थे वो क्या थे, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते थे। बट अब 2019 तक, 2011 से 2019 के टेन्यूर में ये कम घट के क्या हो गया, ये घट के हो गया 10.2%। ओके, तो काफ़ी अच्छी गिरावट है ये, और काफ़ी कमेंडेबल चीज़ है कि अच्छी चीज़ हमने अचीव की है। यहाँ पे हमने गरीबी को जो है वो कम करने की कोशिश की है और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की है। ओके, तो ये 12.3% का जो गिरावट आया, इसी दोनों का डिफरेंस है बेसिकली 22.5 माइनस 10.2 का, यही डिफरेंस है। कितना हो जाता है 2.5 माइनस 10.2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने की गिरावट दर्ज की गई है। अगर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉवर्टी में गिरावट आई है 14.7% की, जो कि अर्बन से ज़्यादा है। अर्बन कितना आया है, अर्बन में आया है 7.9% का है। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन किसके द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, कारामन एम रिहार्ट। ओके, पिछले वीडियो में भी वर्ल्ड बैंक की चर्चा हुई थी, हमने वहाँ डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की बात की गई थी। आपको वीडियो पढ़िए और प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड बैंक के, और उनके हेडक्वार्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ओके, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। साथ ही साथ आप सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, जो भी नए नोटिफिकेशन आएंगे वो अभी आपको तुरंत मिल जाएंगे, और इसके लिए आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना चाहिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम पे जुड़िए हमारे साथ, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ढेर सारे मज़ेदार कंटेंट्स मिलेंगे और एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएगी। इन सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो इन्हें जरूर देखिए। एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद।